सिर्फ डी फार्म लेते हो और आपको मालिकाना हक नहीं है, तो इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि जब तक आपकी बिल्डिंग खड़ी है तब तक आप रह सकते हो। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको बिल्डिंग या तो गिरानी पड़ेगी या गिरेगी। सही बात है। उस समय पे आपको जमीन का अगर मालिकाना हक नहीं है तो रीडेवलपमेंट कैसे होगी? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. क्या आप अपने व्यवसायिक सपनों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्रिस्टल फाइनेंस के बिजनेस लोन्स में वो सब कुछ है जो आपको वहां पहुंचने में मदद के लिए चाहिए। इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सिर्फ अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट पर पाइए 35 लाख तक का बिजनेस लोन। इस बैंकिंग लोन के लिए आपको सिर्फ चाहिए अपनी बैंकिंग टर्नओवर। सो आज ही कांटेक्ट कीजिए बिजनेस लोन के लिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात राजेश वद्रा जी के साथ में, जो स्थायी समिति के माजी सभापति रह चुके हैं, माजी नगर सेवक रह चुके हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है उल्लासनगर जिला के। राजेश जी, भी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले आपने और भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने मुलाकात ली एसडीओ से, और एसडीओ के पास जाके आपने ज्ञापन दिया, और वहाँ पर उसमें ऐसा था कि जो रेगुलाइज जो बिल्डिंग हो रही है उस पर जो वो रीडेवलपमेंट बैंक, उस विषय के ऊपर आपने जाके उनसे मुलाकात की। क्या था वो विषय? देखिए, विषय ऐसा है कि रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए एक ऑर्डिनेंस आया था, बाद में वो एक्ट में तब्दील हो चुका है। अभी उसमें कई परेशानियां थी, जिसमें एक परेशानी ये थी कि ज़मीन का रेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी तर्क वितर्क थे लोगों के, और लोगों को काफ़ी परेशानियां थी। तो हमने इसके लिए जो उल्लासनगर टाउनशिप के प्रशासक हैं, जो एसडीओ भी हैं, उनसे कारोबारी साहब से मुलाकात की, और जिसमें आमदार साहब ने उन्हें ये कहा कि आमदार कुमार आलानी ने उन्हें ये कहा कि ये जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ है अभी, जिसमें यह जो उल्लासनगर की ज़मीन है ये पूरी डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत आती है, और उस हिसाब से जिस भी अपार्टमेंट को, जिस भी बिल्डिंग को, जिस भी दुकान को, जिस भी चाल को, या जिन भी लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, उनका रेगुलाइजेशन के समय पर जो पेनल्टी 2200 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मतलब लगभग 200 रुपये पर स्क्वायर फीट की ली जाएगी, लेकिन ज़मीन का रेट जो होना चाहिए वो डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। जिसके पास ज़मीन 1965 के पहले की है, 10/5/1965 के पहले की है, उसे 3.5 रुपया वाल की रेट लगना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट के अलग अलग और जीआर है कि समझो 75-80 की जो ज़मीन है, या 86-80-90 की जो ज़मीन है, उसके ऊपर मैक्सिमम 20 रुपया लगना चाहिए, 20 रुपया पर स्क्वायर यार्ड। तो ये बात हमने कही उनको, उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ, ये जो पूरी उल्लासनगर की ज़मीन है ये डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत हमें संभालने को दी है प्रशासक उल्लासनगर टाउनशिप को। उसके लिए हम बहुत जल्द मंत्रालय भी जाने वाले हैं, जहाँ से और कुछ हमें जीआर निकालने हैं। वो जीआर निकालने के साथ में और ये ज़मीन का जो रेट है उसके साथ में मिलकर जब भी वन विंडो सिस्टम
बन जाएगा तो लोगों को बहुत रेगुलाइजेशन में आसानी होगी। एक ही जगह पे फाइल जमा करवाना है और एक ही जगह पे सब पेमेंट भरनी है और अपना डी फार्म लेके जाना है। देखिए राजेश जी, जब ये मुद्दा उठा, जब ये शहर में ज्वलंत मुद्दा बना GR, उस टाइम पे आपके आमदार ने काफ़ी न्यूज़ चैनल में कहा कि मालकाना हक नहीं तो GR का कोई मतलब ही नहीं है। अब भी अगर समझो कोई भी स्ट्रक्चर को लीगल करते हैं, यानी पहले उसको रेगुलाइज कराते हैं, उस पर पेनल्टी भरते हैं और साथ ही साथ में जब उस स्ट्रक्चर को रीडेवलपमेंट पे जाते हैं उस स्ट्रक्चर को, तो जब जो बिल्डिंग उसको जब तोड़ा जाएगा रीडेवलपमेंट के लिए, जब उसको ज़ीरो किया जाएगा, ग्राउंड तक लेके आ जाएंगे, तब उस टाइम पर मालिकाना हक कैसे मिलेगा? उनके जो उस घर के जो फ्लैट्स के जो मालिक होंगे उनको मालिकाना कैसे मिलेगा? देखिए, आमदार हम सभी के हैं, मेरे आमदार नहीं हैं। आपकी पार्टी के आमदार, हाँ, हमारे शहर के आमदार। देखिए, कभी भी आमदार पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, ठीक है। अभी उन्होंने जो कोशिश की है वो इसी बात के लिए की है कि रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गरीब लोग, मीडियम क्लास के लोग उसे भरना पड़ना चाहिए। इसके लिए ही वो और हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट प्रिंसिपली एग्री हो चुकी है इस बात के ऊपर। सिर्फ उसमें एक्ट बन चुका है, एक्ट के बाद में रेगुलाइजेशन के लिए गाइडलाइंस भी आ गई हैं, जिसमें 4 FSI और 0.6% मतलब इसमें गिना जाएगा तो 6.4 तक की FSI रेगुलाइजेशन में मिलेगी आपको। 6.4 FSI जो कि बहुत बड़ी है, जिसमें सभी बिल्डिंगें रेगुलाइज हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है ज़मीन का। हाँ, ज़मीन का जो पैसा भरना है उसको हम लोग चाहते हैं 3.5 रुपया वाल। अच्छा, 1965 तक की जो प्रॉपर्टी जिसने पहले इंक्रोचमेंट किया है, जिसको U नंबर मिला हुआ है, उसके बाद E नंबर है, जिसके बाद चालता नंबर है। किसी को 11-13 रुपया या किसी को मैक्सिमम 20 रुपया पर स्क्वायर यार्ड लगना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। हम लोग मंत्रालय आना जाना सब लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें एक आयुक्त, SDO, TILR को मिला के एक मीटिंग लेके ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। देखिए राजेश, जब भी CM साहब ने जब भी स्टेटमेंट दिया कि हम उल्लासनगर को GR दे रहे हैं, 210 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से पेनल्टी ली जाएगी और मालिकाना हक दिया जाएगा, तो अभी जब ये आप जो 3.5 रुपया वाल जो कह रहे हैं वो यानी एक्स्ट्रा लगेगा पेनल्टी के हिसाब के बाद, ऐसा ही हुआ ना? देखिए, अगर आप सिर्फ डी फार्म लेते हो और आपको मालिकाना हक नहीं है, तो इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि जब तक आपकी बिल्डिंग खड़ी है तब तक आप रह सकते हो। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको बिल्डिंग या तो गिरानी पड़ेगी या गिरेगी। सही बात है। उस समय पे आपको जमीन का अगर मालिकाना हक नहीं है तो रीडेवलपमेंट कैसे होगी? यानी हम लोग आगे की सोच रख रहे हैं कि जब भी आज बिल्डिंग सॉलिड है, आपने रेगुलाइज कर ली, ठीक है, आप 5 साल, 15 साल, 20 साल और निकाल लिए, उसके बाद क्या? आपके पास आज ही मालिकाना जो हक है वो रहना चाहिए। तो जब भी आप रीडेवलपमेंट में जाएंगे उस समय पे आपके नाम पे प्लान पास होना चाहिए। नहीं, आपकी बात बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले स्टेटमेंट आ रही थी कि 210 रुपया भर के आपको मालिकाना हक मिलेगा, अभी मालिकाना हक के लिए 3.5 रुपया वाल, ये आर्थिक जो दूसरा बोझ पब्लिक पे पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही हुआ ना, 210 रुपया छोड़ के। नहीं, देखिए, पहली बात तो आपकी गैर समझ है, 210 नहीं है, ये 200 रुपया है लगभग। 2200 रुपया पर स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 10.764 आप करेंगे, 204 रुपया आता है, तो 200 रुपया है, ठीक है। जिस समय पे ये एक्ट आया था शुरू में, उस समय पे जो भी पेनल्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमने गवर्नमेंट पे पास जाके उनको कन्विंस किया कि ये पेनल्टी ज़्यादा होने की वजह से लोग भर नहीं पा रहे हैं, तभी जाके गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही किया। नहीं तो पहले क्या था, FSI वायलेशन का 10%, पार्किंग का 10%, मार्जिन का 10%, किसी का 20%, किसी का हाइट का 10%, इसको मिला के 100% भी होता था। तो 100% जमीन के वैल्यू आज रेडी रेकनर के हिसाब से 20,000 रुपया मीटर है।
तो 20,000 मीटर का हमने 2200 रुपया मीटर किया है, तो लगभग ये 10% होता है। और 10% के बाद 3.5 रुपया वाल डिवाइडेड बाय 9, तो कोई अमाउंट ही नहीं है, कुछ पैसे लगेंगे। और जमीन आपको हम लोग डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत दिलाएंगे। डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत जब भी जमीन मिलती है तो आपको पूर्ण मालिकाना हक मिलता है। अच्छा, इसके अंदर मालिकाना हक मिलेगा लोगों को? पूर्ण, हाँ, आधा अधूरा नहीं, ये पूरा मालिकाना हक है। तो ये कब से शुरू होगा? ये देखिए, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया है। हम लोग सोमवार को मंत्रालय जाने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने उस दिन भी गागरानी साहब से बात की। किसी एक जगह पे हम लोग गए थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, गागरानी साहब से बात हुई। गागरानी साहब ने बोला 20-21 तारीख को मैं गागरानी साहब और नितिन करीर जी जो रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं और जो दूसरे सहकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम लोग मिलके आपको सब क्लियर करके देंगे। आप सोमवार को आइए, मैं आपको सब क्लियर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, सब कर देंगे। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो बाकी के भी रहे हुए GR आ गए। एक्ट आ चुका है, हमारी FSI आ चुकी है, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सिर्फ रेगुलाइजेशन के बाद जिन फ्लैटों ने, जिन दुकानदारों ने, जिन चाल वालों ने, जिन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है लेकिन उन्होंने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी है, तो स्टैंप ड्यूटी का पेनल्टी वेव करवाना होगा। साथ में उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट देना होगा, साथ में उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी, साथ में उनको डीम कन्वेनेंस देनी होगी, साथ में उनको CD दिलानी होगी। ये सब बातें जब ये एक साथ एक ही विंडो में होंगी, वन विंडो सिस्टम में होगा, तभी जाके लोगों को सहूलत के साथ बहुत जल्द 100% रेगुलाइज, साथ में उनको उनका जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि 6.4 FSI मिलेगी, ठीक है। अभी जो भी बिल्डिंग है, 7 मान लीजिए बिल्डिंग बनी हुई है, लोग 7-8 FSI पहले से यूज कर चुके हैं, तो जब भी 6.4 FSI मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक फ्लोर ऊपर का, टॉप फ्लोर, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा FSI के बगैर, या वो बनेगी नहीं। तो जो ऊपर का जो फ्लैट्स है, समझो एविंग और बीविंग है, यानी 8 फ्लैट कहीं ना कहीं उस पर जो वहाँ के जो लोग हैं वो ग्रस्त होंगे, तो उनको कैसे आप संभालोगे? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपकी जो जानकारी है वो सही नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं आपको सही जानकारी देता हूं। जिस समय पे DP बन रही थी, तो DP में पहले एग्जिस्टिंग लैंड यूज और FSI यूज कितनी हुई है उसकी सर्वे हुई थी। उसकी सर्वे में हमें ये मालूम पड़ा कि मैक्सिमम FSI जो है वो 6 यूज हुई है। अच्छा, 8 FSI कहीं भी यूज नहीं हुई है। अच्छा, 4-5 नंबर में तो आज जो ब्लॉक्स बने हैं वो 0.5 FSI यूज की है उन्होंने। लेकिन हम लोग इलीगल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, डेंजरस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, डिलेपिलेटेड बिल्डिंग की बात करें, तो किसी भी बिल्डिंग में मुझे आप एक बिल्डिंग उठा के बताइए जिसमें 6.4 से ज़्यादा की FSI यूज़ की गई है। अभी जैसे अभी बारिश का मौसम है, ऊपर से जस्ट बारिश कभी भी 1-1.5 महीने बाद पड़ेगी, जब ये जो डेंजरस बिल्डिंग जो घोषित हो चुकी है जिसमें लोग रह रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग अगर गिरेगी बारिशों के अंदर अगर, तो वहाँ के जो रहवासी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए ट्रांजिट कैंप का क्या बंदोबस्त है आपकी सरकार की तरफ से? हमने सरकार से उसके लिए, हमारे पास प्लाट्स मिल चुके हैं। 1 एकड़ का प्लाट हमें खूनी खड्डे पे मिल चुका है, एक और भी प्लाट मिला है जिसको हाउसिंग फॉर डिसहाउस की रिजर्वेशन है। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट हमें उसके लिए 100 करोड़ रुपया दे, जिससे हम वहाँ ट्रांजिट कैंप बनाएं और जिन लोगों की भी पहले बिल्डिंग गिर चुकी है, खाली करवा दी गई है या तोड़ दी गई है डेंजरस कहकर, उनको उसमें टेम्पररी अकोमोडेशन मिले और जैसे ही उनकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी वो वापस अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। ये ट्रांजिट कैंप के लिए हमने गवर्नमेंट से पैसों की मांग की है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। राजेश जी, जब भी 2021-22 का बजट और 2022-23 का बजट में भी मतलब ट्रांजिट कैंप के लिए एक फंड रखा गया था, 20 करोड़ रुपया मेरे सबसे पिछले साल में था और इस साल में शायद 20 करोड़ रुपया था। तो ये जो 40 करोड़ की जो राशि है वो कहाँ पे वापरी गई? देखिए, अभी इस समय पे प्रशासक का राज्य है। हाँ, तो आपकी सरकार है। मैं बताता हूँ, सरकार महानगर पालिका नहीं चलाती है, प्रशासक चलाता है। कंट्रोल तो रहता है। कंट्रोल
सुपरविजन कंट्रोल रहता है। उसको एक एक चीज़ आके सीएम साहब नहीं बोलेंगे कि ये करो ये करो ये करो ये करो, वो प्रशासक का काम है वो करना। अभी उनके पास प्लॉट है, लेकिन इशू क्या है कि आप देखेंगे कि हमारी टैक्स की कलेक्शन आजू बाजू के कारपोरेशन और काउंसिल के हिसाब से बहुत कम है। तो जहाँ पे पैसा आएगा तो काम करेंगे। अभी हमारा 430 करोड़ का ड्रेनेज का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, 100 करोड़ रुपए का हमारा पानी का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, 500 करोड़ में से हमको 25% डालना है, मतलब 125 करोड़ 125 करोड़ हमारी महानगर पालिका को डालना है। ये पैसे की भी बंदोबस्त करना है ना। साथ में ट्रांजिट कैंप बनाना है। तो अगर गवर्नमेंट हमें एमएमआरडी के थ्रू पैसा दे के बना के देती है या खुद बना के देती है या हमें पैसे देती है, हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि जो 204 का जो दंड, जो पेनल्टी रखी गई, दंड राशि रखी गई है, वो आज के डेट में मतलब कोविड के बाद लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि गुजरात ने भी काफ़ी जब रेगुलर किया तब उस टाइम पर मात्र 6 रुपया उन्होंने दंड राशि रखी थी। सरकार वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की थी। कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? ये करीबन कुछ 8-10 साल की पहले की बात है जी। नहीं, हमारा जो रेगुलाइजेशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन उल्लासनगर जो एक्ट है वो 2006 का है। उससे पहले वहाँ से हमने उनसे एक्ट लिया था और उस एक्ट के बेस के ऊपर हमने ये एक्ट बनाया था। तो आप जो रेट बता रहे हो वो उससे पहले का है। अच्छा, उसके पहले। हाँ, आज तो 6 रुपये में और 204 में अंतर तो बहुत है सर। आज का 204 है। आज अगर आप महंगाई को भी देखेंगे या दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे तो अच्छा, ये पैसा जो है वो ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र शासन लेके जाएगा। ये उल्लासनगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बनाया जाएगा जिसमें ये पैसे डाले जाएंगे और इससे उल्लासनगर की ही डेवलपमेंट होगी। साथ में जो सन्नत के लिए पैसे भरे जाएंगे वो भी पैसे जो हैं वो उल्लासनगर की डेवलपमेंट में काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप सन्नत को पैसा दोगे, रेगुलाइजेशन को पैसा दोगे तो और कोई लेके जाएगा, जी नहीं। ये उल्लासनगर के डेवलपमेंट के लिए ही काम आएगा। हर बार अगर हम ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ी पेनल्टी है, बहुत बड़ी पेनल्टी है, तो शायद हम अपनी बिल्डिंग कभी भी रेगुलाइज नहीं करा पाएंगे। और फिर हम हमेशा अगर सरकार को दोष देंगे, सरकार कहेगी हमने आपको 22,000 से 2,200 करके दिया और क्या करके देंगे, और वो भी 2006 से 2023 में आकर, मतलब 2006 की महंगाई को 10% पर एनम से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2023 में कई गुना बढ़ जाती है। और साथ में आज आपको 22,000 से 2,200 करके दिया है, तो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल अमाउंट है और सब लोग भरेंगे। बहुत अच्छा लगा राजेश जी की बातें सुन के। इस विषय को लेके हम और भी पार्टी के नेताओं से पूछेंगे कि ये जो सरकार की तरफ से जो 204 रुपया जो राशि दंड की लगाई है, क्या उससे थोड़ी कम होनी चाहिए? और ये जो रेगुलाइज का जो फंडा जो अभी महानगर पालिका लेके आई है, उसमें दूसरे नेताओं को क्या कहना है इस विषय के अंदर, हम वो भी उनसे भी सवाल करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।